नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर लैब सीरीज डे 12, जिसमें हम डेली 2 क्वेश्चन लिखने के लिए देते हैं, फिर उनके मॉडल आंसर डिस्कस करते हैं और 2 से 3 बच्चों का हम आंसर चेक करके भी ग्रुप में डालते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और पिछले 3 साल के जो PYQs है HCS मेंस के, वो हम कवर कर रहे हैं। तो 1 मिनट में मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि इसका नाम है लैब सीरीज, जो 2 साल से चल रही है। लाइव आंसर प्रैक्टिस 30 क्लासेस रहेंगी। ऑलरेडी 12 क्लास, आज 12वीं क्लास है। सोर्स हमारा HCS के जो PYP हैं वही रहेगा। और ये एकेडमी का जो रिजल्ट है पिछले 2 साल का, 24 सिलेक्शन रहे लास्ट ईयर, इंक्लूडिंग रैंक 1 अनिल कुमार, और उससे पिछले साल 33 सिलेक्शंस। तो इस लैब सीरीज के बारे में जैसे आप सभी को पता भी होगा जो पहले से लिख रहे हैं, 19 फेब से स्टार्ट हुआ था और 23 मार्च को हम कंक्लूड कर देंगे। पिछले 3 साल के HCS मेंस के हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। 9 बजे से पहले आपको क्वेश्चन मिल जाता है। 9 से 10 के बीच में आप आंसर लिख के उसकी PDF बना के और अपना नेम और डेट लिख के फाइल नेम में ग्रुप में ही सबमिट कर दीजिए। और ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ये इनिशिएटिव हमारा मंडे टू सैटरडे चल रहा है। संडे को आप ब्रेक लीजिए और एनालाइज कीजिए 6 दिन आपने क्या मिस्टेक्स करी, और उनको बेहतर करके फिर से लिखना स्टार्ट कीजिए। और शाम को इसका आपका वीडियो मिल जाता है। इसके अलावा HCS 20 मेंस एक बैच स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक्स जो HCS मेंस में आते हैं, वो आज उसकी फर्स्ट क्लास सुबह भी हुई थी और एक शाम को भी रहेगी। और ये 20 डेज का बैच है, जिसमें 60 आवर्स होंगे और 200 से ज्यादा टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। इसके अलावा एकेडमी की तरफ से GS की मेंस की टेस्ट सीरीज भी है। बच्चे वहां भी अच्छा लिख रहे हैं। 8 टेस्ट हैं, 5 सेक्शनल है, 3 फुल लेंथ। HCS जो इमर्जिंग ट्रेंड है उसके हिसाब से इसको डिजाइन किया है और डिटेल्ड एवल्यूशन वहां पर मिल रहा है। और जिनको HCS मेंस बहुत डिटेल में कवर करना है GS पोर्शन, तो उनके लिए एक 500 टॉपिक्स का बैच भी चल रहा है, जिसमें 90% से ज्यादा टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। पिछली बार भी 90% से ज्यादा क्वेश्चंस उसमें कवर हो गए थे। तो बहुत डिटेल में ये भी आप ये भी देख सकते हैं। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज के हमारे 2 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम बिजनेस एंड ट्रेड इंटरेस्ट ऑफ कंपनी called East India Company, the British Empire annexed India into its fold. What are the main reasons for India's failure to stop this silent invasion? Step number 1, क्वेश्चन की डिमांड को समझेंगे। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, 3 लाइन लिख रखी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन पहली लाइन में ये बता रहा है कि बिजनेस और ट्रेड इंटरेस्ट से हट के ब्रिटिश एम्पायर ने पूरे इंडिया को एनेक्स कर लिया। तो जो मेन रीजन है वो ये पूछना चाह रहा है कि इंडिया क्यों फेल कर गया उस इन्वेजन को रोकने में। साइलेंट इन्वेजन क्यों बोला है? बिकॉज वो आए थे ट्रेड करने और धीरे धीरे उन्होंने इन्वेड करना स्टार्ट किया। तो हमें उसके रीजन बताने हैं। ठीक है, तो रीजन सीधी सी बात है कि कुछ उनकी अच्छी चीजें थी, कुछ हमारी कमियां थी। जैसे उनके पास नेवल सुप्रीमेसी थी, मिलिट्री थी, एडवांस टेक्नोलॉजी थी, वेपन्स थे, कम्युनिकेशन के बेहतर साधन थे, ट्रेन, टेलीग्राफ वगैरह। ठीक है, अच्छी कमांड थी, मिलिट्री उनका ऑर्गेनाइज थी। हमारी जो कमियां थी कि जैसे हमारे पास एक नेशनल यूनिटी नहीं थी, आपस में ही डिविजन्स थे। इवन जैसे मराठास के अंदर भी क्लैन थे, साउथ में अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स हैं। और हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज थी वो भी उनके मुकाबले कम थी। नेवल सुप्रीमेसी भी हमारी इतनी नहीं थी। ट्रेड बिजनेस भी हमारे पास इतना नहीं था जितना उनके यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता था। तो दोबारा भी आ सकता है घुमा फिरा के। तो ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए। मोस्टली बच्चों ने इस आंसर को आराम से लिख दिया है। ठीक है, जो और बच्चे लिख रहे हैं उनका भी आप एक बार देख सकते हैं कि कैसे वो लिख रहे हैं। इंट्रो में आप बताएंगे कि भाई अनेक्सेशन जो हुआ ब्रिटिश एम्पायर का, वो धीरे धीरे हुआ। सिग्निफिकेंट पॉइंट था एक चेंज हिस्ट्री में। तो कुछ फैक्टर्स पॉलिटिकल रहे, कुछ इकोनॉमिकल रहे, कुछ मिलिट्री रहे, कुछ सोशल फैक्टर्स भी रहे। एक ऐसा इंट्रोडक्शन आप बना सकते हो। सीधा पॉइंट पे आइए, आपके पास रीजन बहुत सारे हैं। पहला रीजन है मिलिट्री सुपरियोरिटी। उनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिलिट्री फोर्स थी। ठीक है, जबकि इंडियन जो रूलर्स थे वो लोकलाइज थे और फ्रेगमेंटेड आर्मीज थी। कुछ तो ऐसे होते थे कि जो जब लड़ाई होगी तभी उनका यूज किया जाता था, रेदर जब पीसफुल चल रहा है तब उनको डिसमेंटल भी कर दिया जाता है। बट रेगुलर आर्मी मेंटेन करने का जो खर्चा था वो नहीं उठाना चाहते थे। तो जो कोऑर्डिनेशन था या जो एडवांस वेपनरी है वो भी उनके पास नहीं थी। एग्जाम्पल के रूप में आप देखोगे बैटल ऑफ प्लासी की बिना लड़े ही वो हार गए। तो बैटल ऑफ प्लासी तो एक बहुत
टर्निंग पॉइंट माना जाता है, तो कितना आराम से उन्होंने जीत लिया, बिकॉज उनकी लीडरशिप, उनकी कनिंगनेस जो थी वो हमसे बेहतर थी। इसके बाद पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन में आते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट किंगडम्स थे जो आपस में ही लड़ते रहते थे, उनके खुद के एजेंडाज होते थे। एक नेशनल यूनिटी वाली सेंस जो थी वो लैकिंग थी। तो एक यूनाइटेड फोर्स जो थी ब्रिटिश के अगेंस्ट में वो नहीं हो पाई, उन्होंने धीरे धीरे लिपटाया। हमने जैसे पहले भी किया था कि सबसे पहले कार्नेटिक में लड़ाई स्टार्ट हुई, फिर मैसूर में गए धीरे धीरे, फिर मराठास को किया, म्यांमार को किया, सिखों को किया, अफगानिस्तान को किया। धीरे धीरे उन्होंने एक यूनाइटेड फोर्स नहीं बनने दी। इवन जैसे 1857 रिवोल्ट में भी वो बस ब्रेकिंग वाटर जो बोला जाता है कि अगर सारे यूनाइट हो जाते तो 1857 में भी उनको हार दी जा सकती, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो एग्जाम्पल आपको जरूर देने हैं, जैसे कार्नेटिक वॉर आपने दे दिया, ठीक है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वो खेलते रहे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते रहे, कम्युनल जो क्लैशेस कराते रहे, मराठास को मैसूर के खिलाफ या जो भी थे आपस में, इस हिसाब से। तो उन्होंने एक्सप्लॉइट किया हमारी रिलीजियस, कल्चरल और सोशल डिविजन्स को, ताकि हमारे अंदर डिसयूनिटी बनी रहे, ठीक है। कभी वो एक का साथ देते थे, कभी दूसरे का। सेपरेट इलेक्ट्रेट उन्होंने लागू किए ताकि मुस्लिम्स को अपीज किया जा सके और हिंदू सेक्शन से अलग किया जा सके, ठीक है। तो कम्युनल टेंशन पैदा करी, हम आपस में ही लड़ते रहेंगे। क्वाइट 1857 से पहले अच्छा यूनिटी देखा गया है, लेकिन बाद में उसको ब्रेक करने के सारे प्रयास किए गए, जो अंत में इंडिया का डिवीजन होता है वो इसी कारण से होता है। तो मोरलेमेंटल रिफॉर्म आप लिख सकते हो, सेपरेट इलेक्टेड आप लिख सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक जो हमारे जो रिसोर्सेज थे वो सारे एक्सप्लॉइट किए गए। जो बाहर से जो माल आता था, इंपोर्ट होता था, उस पर मतलब कोई टैक्स नहीं था, और जब इंडियंस यूरोप में भेजते थे तो उन पर डबल टैक्स लगाया जाता था। तो एक तरह का ट्रेड इम्बैलेंस उन्होंने पैदा किया और इंडिया धीरे धीरे गरीब होने लगा। जैसे कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है वो आप एग्जांपल दे सकते हो, बंगाल फेमाइन का एग्जांपल दे दो 1717 में, कि मिलियंस की डेथ होने लगी। फिर हम बात करें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की, तो उनके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमसे बहुत पहले आ चुका था, ठीक है। स्टीम पावर इंजन आ चुके थे, या रेलवेज हमसे पहले आ चुकी थी। तो उनके पास ट्रेड, कम्युनिकेशन सब हमसे एडवांस ही थे, ठीक है। और लैक ऑफ यूनाइटेड रेजिस्टेंस भी आप लिख सकते हो कि धीरे धीरे एक जो रीजनलिज्म था वो नेशनलिज्म में कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो एक सेंट्रल जो लीडरशिप थी वो डेवलप ना होने के कारण हम एक यूनाइटेड रेजिस्टेंस नहीं दे पाए। खासकर एग्जांपल 1857 सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित रह गया, साउथ की जो आर्मी थी उन्होंने साथ नहीं दिया, सिखों ने साथ नहीं दिया, इस वजह से हम उनको नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, आपको वर्ड लिमिट और उसको ध्यान में रखते हुए अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं कि वर्ड लिमिट ही क्रॉस कर जाओ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कोई डायमेंशन छोड़ दो, डायमेंशन सारे कवर करने, 7 से 8 डायमेंशन एटलीस्ट कवर होने चाहिए। अब कंक्लूजन में आप यही लिखोगे उस सारी बातों को समराइज करके कि साइलेंट इन्वेजन जो हुआ वो एक तरह का कॉम्बिनेशन ही था, किस चीज का, मिलिट्री सुपरियोरिटी का, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का, डिवाइड एंड रूल का, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, ठीक है। तो इस तरह से यही आप लिख सकते हो, ठीक है। और यही फैक्टर बाद में जाके आगे जाके ये भी होता है कि ब्रिटिशर्स के कारण ही एक यूनिटी आई, ये क्वेश्चन आगे भी आएगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको हम ऐसे अटेम्प्ट कर सकते थे। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Many Indians and multinational companies are running into villages because this massive rural market can only save the economy of our country। क्वेश्चन की डिमांड को समझना है सबसे पहले। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि बहुत सारे इंडियन कंपनी भी हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, ये गांव में अपनी पहुंच बढ़ा रही हैं क्योंकि वहां पर बहुत मैसिव रूरल मार्केट्स हैं जो हमारी इकोनॉमी को सेव कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। इसी को डिस्कस करना है। तो इसमें जैसे आप बताओगे कि कैसे जो रूरल पॉपुलेशन है, रूरल की मार्केट है, वो कितनी बड़ी है और कितनी डाइवर्स है, और वहां पे ऐसी क्या है, कैसी क्या अपॉर्चुनिटीज है जो सारे लोग वहां जाना चाह रहे हैं, वहां के रिसोर्सेज को टैप करना चाह रहे हैं। फिर लेकिन हमें लास्ट में थोड़ा यही बताना पड़ेगा कि कुछ चैलेंजेस भी हैं। गांव में आप जाओगे तो वहां पर लोग इलिटरेट हैं और कम ट्रेड कम्युनिकेशन के लिए रोड, इंटरनेट ये इतने स्मूथ नहीं है जो बड़े शहरों में। तो वहां ट्रेड करना, वहां चीजों को डिलीवर करना, ठीक है। और अलग अलग तरह के एथनिक या रिलीजियस जो डिवाइड हैं उनको भी टैकल करना है, ठीक है। तो वो सारे चैलेंजेस बताना, बट लार्जली आपको यही बताना है कि पॉजिटिव सेंस में मार्केट बहुत बढ़िया है, उसको टैप कैसे किया जा सकता है वही बताना है, ठीक है। तो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे कि द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एंड मल्टीनेशनल कंपनीज रूरल एरियाज एक रिसेंट फिनोमिना, नोटवर्दी फिनोमिना है। क्यों? बिकॉज रूरल मार्केट्स के अंदर जो पोटेंशियल है वो एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है कंट्री के इकोनॉमी में।
ठीक है। तो उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं वो हम वन बाय वन कम से कम 7 से 8 फैक्टर्स हम बताएंगे। ठीक है, चलो पहला फैक्टर देखते हैं। पहला है अनटैप्ड मार्केट पोटेंशियल। तो जो रूरल एरिया है वहां पर जो पोटेंशियल है वो अभी भी अनटैप्ड है, मतलब 100 कोई चीज है वहां पर तो 5 से 10 ही यूज हो रही है, बिकॉज बाकी गांव के लोग शहर में ही आते हैं शॉपिंग करने या पढ़ने के लिए या कुछ भी करने। अगर उनको वो वही चीज गांव में मिलने लग जाए तो वो वहां पे क्यों प्रीफर नहीं करेंगे। तो अब वहां पर डिमांड अभी भी है। तो रूरल एरियाज में एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन रहती है कंट्री की, करीबन 2/3 तो गांव में ही रहती है। तो जो अर्बन मार्केट्स हैं वो सैचुरेटेड हो चुकी है, सब कुछ मिल चुका है, तो गांव में जाके अनटैप्ड रिजर्वयर है उसको हम उनके डाइवर्स नीड को देखते हुए टैप कर सकते हैं। दूसरा, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम। जो गांव में जो लोग रहते हैं उनकी इनकम भी बढ़ रही है, बिकॉज एग्रीकल्चर पहले मेन हुआ करता था, फिर एनिमल हस्बेंड्री आ गई, अब वो भी गांव में फूड प्रोसेस इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू गांव में बैठ के भी पढ़ा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गांव और शहर में अब इतना डिफरेंस नहीं रहा कि गांव में सब कि सारे लोग ऐसे मतलब गरीबी में जी रहे हो, गांव में भी लोग रईसी से जी रहे हैं। तो उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, कुछ तो उसमें गवर्नमेंट स्कीम का भी हाथ है, गवर्नमेंट ने काफी पैसा गांव में इन्वेस्ट किया है स्कीम के थ्रू ना, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया है। रेमिटेंसीज उनको अर्बन एरिया से वो जो माइग्रेंट गए वो भेज रहे हैं उनको, तो उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ गई है, अब सिग्निफिकेंट राइज हो गया है, तो अब वो भी पैसा रखते हैं, डिस्पोजेबल इनकम रखते हैं। थर्ड है डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो गांव के लोग भी उतनी ही डिमांड कर रहे हैं, उनकी भी एस्पिरेशनल बढ़ गई है, एक्सेस टू प्रोडक्ट है, गांव में भी आप अमेजोन से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। तो अब गांव शहर का डिफरेंस खत्म हो चुका है, तो इसलिए वहां पर भी एक नई अपॉर्चुनिटी खड़ी हो रही है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं भाई, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है, जैसे मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, या स्टार्टअप इंडिया है। तो वो भी चाहते हैं कि अच्छा बिजनेस करे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, या जैसे भारत नेट है, इंटरनेट ब्रॉडबैंड गांव में सरकार दे रही है, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, गांव गांव तक पक्की सड़क है, कोल्ड स्टोरेज के लिए सरकार पैसा दे रही है, कुसुम स्कीम के सरकार पैसा दे रही है। सरकार कहाँ पैसा नहीं दे रही, गांव में सरकार चाहती है कि भाई डिजिटल जो क्या बोलते हैं स्मार्ट सिटी की जगह स्मार्ट विलेजेस का कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है, तो गांव की तो अपने ही मजे हैं भाई। अब देखो बेनिफिट्स तो हैं, बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिंग रूरल मार्केट्स हमने ऊपर भी डिस्कस कर ली, यहां भी। ठीक है, थोड़ा यहां हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट है, अर्बन माइग्रेशन कम हो जाएगा, एग्रीकल्चर का सेक्टर है वो भी जो डिस्ट्रेस्ड है वो इंप्रूव हो जाएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ भी आएगी, बट चैलेंज भी आएंगे। चैलेंज क्या आएगा कि गांव में लोग थोड़ा सा इलिटरेट ज्यादा है, डिजिटल डिवाइड है, वो समझते नहीं है मोबाइल से इतना डील करना ना, उनका जो टेस्ट है वो शहरों के जितने उनके स्पेशल नहीं है, कि शहरों में तो आप एक सबवे पैक कराओगे तो एक गांव का आदमी जब सबवे खाने जाएगा तो वो बोलेगा भाई एक सबवे बना दे, लेकिन सबवे वाले जब बनाते हैं तो ब्रेड कौन सी लोगे, चीज लगाऊं कि नहीं लगाऊं, चीज के बाद वेजिटेबल कौन सी डालूं, फिर सॉसेज कौन सी डालूं, सॉल्ट पेपर डालूं कि नहीं डालूं, हैविंग हियर टेकिंग हियर, इतने में तो गांव का आदमी चला ही जाएगा भाई। तो उनका टेस्ट उनका हिसाब से भी चीजों को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो चैलेंज क्या है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक है भाई, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर नहीं है, लाइट वाइट हर जगह 24/7 नहीं आती, कुछ जगह 8 घंटे 6 घंटे आती है, तो जो सीमलेस डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट्स का वो कम है। फिर कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है भाई, जैसे गांव में कहीं पर आप जाओगे तो कहीं पे 36 तरह की लैंग्वेज हैं, आप वो नहीं समझ पाएंगे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को। ठीक है, शहरों में सबको इंग्लिश आती है तो वो आराम से डील कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें नई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। गांव के आदमी को चीज बेचना और शहर के आदमी को चीज बेचना टोटली डिफरेंट गेम है। लिमिटेड अवेयरनेस है उनको लेके, सर्विसेज को लेके, भाई ये सर्विस भी होती है। अब गांव वालों को क्या पता कि पेडिक्योर मैनिक्योर ये सब होता है, उनको समझाना पड़ेगा पहले। लो लिटरेसी लेवल है कुल मिला के। तो इस तरह से कंक्लूजन हमारा यही बनता है कि डेस्पाइट अपॉर्चुनिटीज हैं, चैलेंजेस भी हैं, बट कंक्लूजन यही होना चाहिए कि मार्केट बहुत बड़ी है और उसको टैप करना चाहिए, तो एक्सपेंड करना चाहिए। स्मार्ट विलेजेस बनाएंगे स्मार्ट सिटीज की जगह हम, सिग्निफिकेंट प्रोमिस है कंपनीज के लिए, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, डेवलपमेंट भी होगा, ग्रोथ भी होगी, रिसोर्सेज भी आएंगे, एनवायरमेंट भी बढ़िया होगा, सिटीज में जो बर्डन है वो भी कम होगा, अर्बन माइग्रेशन भी रुकेगा, तो मजे ही मजे हैं चारों तरफ। ठीक है, तो कंक्लूजन कुछ ऐसा ही होना चाहिए था। तो ये मेरी तरफ से 2 क्वेश्चन थे जो मैं समझता हूं ऐसे अटेम्प्ट आप आराम से किए जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे का हम देख लेते हैं कैसे अटेम्प्ट किया है। ठीक है, जैसे बाकी मैं ग्रुप में डाल दिए सारे, डाल दूंगा,
नैना का ध्यान है, इन्होंने अच्छा आंसर लिखा, सबसे पहले इन्होंने आज लिखा था तो इनका ही मैंने सबसे पहले देख लिया। तो इन्होंने पहला आंसर लिखा, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा। खासकर मतलब इन्होंने सारे पॉइंट कवर कर दिए, फिर भी जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा ही रहती है। तो जैसे इंट्रोडक्शन बढ़िया से दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्होंने रीजन बताए कि ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट क्यों हुआ, जैसे यहाँ भी थोड़ा बड़ा आना चाहिए था। फिर उन्होंने जैसे पॉइंट बताए, इन्होंने कम से कम 7 पॉइंट बताए कि ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट क्यों हुआ। लेकिन मुझे इसमें थोड़ी सी कमी ये लगी कि ज्यादा पॉइंट बताने के चक्कर में आपने इनको एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, एक दो एग्जांपल यहां आने चाहिए थे मेरे हिसाब से। जैसे आपने लिखा बेटर पॉलिसीज, तो कौन सी बेटर पॉलिसीज है जिसकी वजह से कॉन्क्वेस्ट हुआ, तो वो बताना पड़ेगा ना आपको कि भाई इनकी पॉलिसी कैसी है, ऐसा क्या इन्होंने पॉलिसी में डाला। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऐसे भाई कौन सी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कर दी, टेलीग्राफ लेके आए या फिर रेलवेज लेके आए, वो सब। ठीक है, डिवाइड एंड रूल, इसमें बताओ कि भाई कैसे इन्होंने मोरलेमेंटल रिफॉर्म्स लेके आए, सेपरेट इलेक्ट्रेट लेके आए। तो वो एग्जाम्पल डालने के बाद थोड़ा आपके आपके पॉइंट्स में जान आ जाती है, आल तो गलत मैं इसको नहीं कह रहा हूं अभी भी। फिर आपने बताया कि इंडियंस की वीकनेस भी है, तो इंडियंस के आपने फिर से 6 7 पॉइंट बता दिए। ठीक है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जैसे बार बार दिख रहा है नो सेंट्रल पावर, नो यूनिटी, नो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। तो ये एक बीइंग एग्जामिनर जब मैं इसको बार बार पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई हम तो है ही नहीं कुछ, बिल्कुल ही इन्होंने नकार दिया कि इंडियंस तो बिल्कुल ही नल्ले थे, उनके तो पल्ले कुछ है ही नहीं। तो थोड़ा सा लैंग्वेज को शालीनता, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी, ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज लानी पड़ेगी ड्यू टू द लैक ऑफ सेंट्रल पावर, द टू अवॉइड, इस तरह से थोड़े से वर्डों घुमाना पड़ेगा, थोड़ा सजाना पड़ेगा। ठीक है, अलंकार लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ऑल दो बहुत अच्छा आंसर है, नीचे भी बहुत बढ़िया है। तो जो सेकंड मुझे इसमें मैंने 5.5 दिए हैं, वेल अटेम्प्टेड मैं मानता हूं। कुछ वैल्यूडेशन जो हो सकता था यहाँ पे, एक तो बैटल ऑफ प्लासी मेंशन की जा सकती जो इन्होंने नहीं करी, वो एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया के कॉन्क्वेस्ट में ना। उससे पहले वो एज ए ट्रेड ही घूम रहे थे, उसके बाद वो मालिक बनना स्टार्ट हुए, तो ये तो मेंशन होना ही चाहिए था। डिवाइड एंड रूल में आप एग्जांपल देते कि सेपरेट इलेक्टोरेट, मोर लिमिटेड रिफॉर्म्स, ड्रेन ऑफ वेल्थ आप देते, बिकॉज बहुत सारी वेल्थ बाहर चलेगी, इसी वजह से इंडिया गरीब हुआ। 1857 का रिवोल्ट फेल हुआ, उसके बाद ही तो उन्होंने कॉन्क्वेस्ट कर लिया पूरा। तो ये एग्जांपल डाल के आप बढ़िया लिख सकते थे। दूसरा आंसर इन्होंने लिखा कि एमएनसी वाला, तो बहुत बढ़िया लिखा। ठीक है, अगेन छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं वो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इनकी। जैसे इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा, 1 2 3 4 5 6 लाइन का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसमें कहीं पर भी स्टॉप नहीं दिख रहा मेरे को। ठीक है, वन लाइन है, वन सिंगल सेंटेंस लग रहा है, पैराग्राफ है। तो मेक शॉर्ट सेंटेंसेस, बड़े सेंटेंसेस नहीं बनाने चाहिए। एक सेंटेंस जो है वो 1.5 से 2 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए, बिकॉज स्टार्टिंग में आप जो लिखने लगे हो और एंड तक जो पहुंच रहे हो ना, उनके उसके बीच में लैंग्वेज का जो, अगर आपकी कमांड नहीं है तो उसका बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, पढ़ने पढ़ते भी वो सोचेगा अब बोलूंगा, ऐसे लंबा मत खींचो, बेहतर रहता है। आपने रीजन बताए। ठीक है, भाई लैंड की, ये वो वाला क्वेश्चन है जो गांव वाला ना, कि गांव में क्यों एमएनसी जा रही है। तो जैसे आपने लिखा कि भाई डाइवर्स टेस्ट, अब ऐसे लिख के छोड़ देने से ना कंफ्यूजन पैदा होता है। अब विदाउट एग्जाम्पल कि डाइवर्स टेस्ट कौन सा टेस्ट, ठीक है, वो कोई मतलब मैगी मसाला तो है नहीं कि डाइवर्स टेस्ट। तो इस एग्जाम्पल आप दे देते तो ये पॉइंट आपका बहुत बढ़िया है। जैसे कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एज ए चैलेंज भी तो है, डाइवर्स टेस्ट रीजन ना होगा, चैलेंज ज्यादा है। तो अपने पॉइंट को ऐसे खाली मत छोड़िए। एक जैसे इन्होंने लिखा बिग मार्केट पोटेंशियल, तो ह्यूज मार्केट यूज करते हैं। कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दोनों एक साथ मतलब यूज में आते हैं। जैसे आप नॉर्मली आर्टिकल पढ़ोगे ना न्यूज़पेपर्स में, तो बिग मार्केट की जगह ह्यूज मार्केट मिलेगा। इस तरह से छोटी मोटी चीज आप चेंज कर सकते हो करना चाहो तो। ठीक है, बाकी बढ़िया है। नीचे भी इन्होंने सारे पॉइंट जो मैंने लिखे वो इन्होंने लिखे। कंक्लूजन में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा, कुड बी बेटर। ठीक है, इसमें आप जैसे इन्होंने लिखा कि वी कैन कंक्लूड दैट मैसिव रूरल मार्केट, तो मैसिव रूरल मार्केट लिखा। फिर यहां पर कहीं इंक्लूसिव ग्रोथ या ऐसा फ्यूचरिस्टिक सा नहीं फील आ रहा है। कंक्लूजन में ऐसा आना चाहिए कि वो चीज कंक्लूड हो गई है, खत्म हो गई है, और फ्यूचर के लिए भी कुछ छोड़ गया है। तो सेकंड हाफ, इस क्वेश्चन का जो सेकंड हाफ था वो थोड़ा सा वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं था, फैला हुआ था। और जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है वो भी आपको डिस्कस करना चाहिए था, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, अर्बन माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इश्यू है जो रुक जाएगा अगर गांव डेवलप होगा, तो ये आपको हाईलाइट करना चाहिए था। आल दो 4.5 नंबर है। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता था।
कल हम फिर मिलेंगे 2 क्वेश्चन के साथ। कीप राइटिंग, कीप इम्प्रूविंग।